तो चलिए बच्चों, फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के पहला लेसन का ठोस अवस्था का। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको बताना चाहिए और डिफिनेशन के रूप में बोर्ड पर हम लिखे अपने भाषण में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में आपको जानकारी दिए थे, यहाँ पर समझिए लिख दिए हैं कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वे हर चीज जो स्थान घेरे और जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे और जिसमें आयतन हो, और याद रखिएगा कि वह अवरोध उत्पन्न कर दे। यानी कि जो स्थान घेरे जिसमें आयतन हो एवं द्रव्यमान हो और वह अवरोध उत्पन्न कर दे, तब वैसे वस्तु को या वह हर चीज को पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ का डिफिनेशन यही है कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वे हर चीज जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो तथा द्रव्यमान हो और वह अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध मतलब होता है रुकावट, रुकावट उत्पन्न करता हो। जैसे आप देखिए कि यदि तेज हवा चल रहा हो तो हवा के दबाव के कारण से किसी प्रकार से किसी वस्तु पर एक अलग प्रकार के बल लगता है। तो हवा का दबाव ही आपको बता देता है कि अवरोध उत्पन्न करता है। तो अवरोध उत्पन्न करने का मतलब यह हुआ कि सीधे सीधे रुकावट उत्पन्न करना। तो इसीलिए पदार्थ दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, कोई ग्रह पर भी चले जाइए, धरती पर कहीं पर भी चले जाइए, तो वहां का हर आसपास के हर वह चीज जो पदार्थ होगा। तो हम इसीलिए पदार्थ का एक डिफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोर्ड पर लिखे हैं। दूसरी बात समझिएगा कि पदार्थ कौन नहीं है। तो देखिएगा, जितने भी आपका कुछ ऐसा शब्द है जिसको हम भाव के रूप में प्रकट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आपका भाववाचक संज्ञा है, वो सब के सब पदार्थ नहीं होंगे। यानी कि कभी कभी देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है या निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, ऐसा करके। तो याद रखिएगा कि जो पदार्थ नहीं है वो शब्दों में भी आता है। यानी जो चीज भी आप लिखते हैं शब्द के रूप में, उसका भाव या अर्थ निकलता है। तो शब्द एक प्रकार का पदार्थ रहता है, बल्कि बहुत सारा ऐसे है जिसका अर्थ निकलता है, वे पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, ये सब एक प्रकार के क्वालिटी है, गुण है, और ये पदार्थ नहीं है। लेकिन शब्दों में आप इसको लिख देते हैं तो ये पदार्थ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में हुआ हर चीज जो स्थान घेरे, आयतन हो, द्रव्यमान हो और वह अवरोध उत्पन्न करे, तब वह हर चीज को पदार्थ कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये कंटेंट को, ये टॉपिक को आप समझ रहे होंगे। तो पदार्थ कौन नहीं है हम बताएं, जैसे बेईमानी, ईमानदारी, दुख, सुख, लालच, ये सब जितने भी है ये पदार्थ नहीं है। इसका मतलब आप बताइए कि दुकान में आप ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, कुरूपता, ये सब बिकता है? नहीं बिकता है। इसका मतलब वह पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ वही है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो। तो ये सब एक भाव होता है। अब भाव से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये पदार्थ नहीं है, बस हमारे अंदर एक भाव चलता है। अगर बेईमानी है तो वो गलत है, ईमानदारी है तो सही है, सुंदरता, कुरूपता, दुख, सुख, ये सब के सब, मिठास, ये कोई भी पदार्थ नहीं है। तो आता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो ए में रहेगा मान लीजिए तारा, बी में रहेगा कलम, सी में रहेगा किताब, डी में रहेगा प्यार। तो इसका मतलब कि प्यार जो हुआ एक प्रकार का भावनात्मक है, ये पदार्थ नहीं होता है। ये दुख ऑप्शन दे देगा, ये सुख दे देगा, तो समझ आइए कि वो पदार्थ नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये किताब, कलम, कॉपी, कुर्सी, चांद, तारा, सूर्य, पेड़ पौधे इत्यादि, यानी जो भी आप आसपास में, यानी दैनिक जीवन में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं या आसपास जो भी आप नजर डालते हैं, जो चीज आपको दिखाई दे या स्पर्श करे, तो वो पदार्थ ही होता है। चलते हैं तो आगे। पदार्थ के मूल रूप से तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, यानी कि फिजिकल स्टेट जो होगा मुख्य रूप से तीन गो होगा। एक होगा ठोस इन सॉलिड स्टेट, दूसरा होगा द्रव लिक्विड स्टेट, और तीसरा गैस गैसियस स्टेट। ये तीन है जो मूल रूप से इसकी भौतिक अवस्थाएं होती है पदार्थ के। तो पहला देखिए, ठोस को हम अपनी भाषा में लिखे हैं, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति और आयतन
दोनों निश्चित होता है। तो जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो तब पदार्थ की ऐसी अवस्था को ही ठोस अवस्था कहा जाता है। जैसे ईंट, चेयर, बेंच या किसी प्रकार के आप पास में देख रहे होंगे सॉलिड स्टेट, वो एक प्रकार का ठोस ही है। पत्थर, ईंट, किताब। तो उम्मीद करते हैं कि ठोस को भी समझ में आया होगा। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड फॉर्म यानी लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। ये पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। देखिए आकृति अनिश्चित होने का मतलब है ना कि द्रव की एक खासियत है कि द्रव को जिस वस्तु में आप रखिएगा, किसी प्रकार की आकृति वाली वस्तु में रखिएगा तो उसी के जैसा रूप धारण कर लेता है। जैसे आप गिलास में जल रखिए तो गिलास की आकृति, थाली में जल रखिए तो थाली की आकृति, किसी प्रकार की वस्तु में यदि आप रखते हैं जल को तो वह उसी की आकृति ले लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव की जो आकृति है वो श्योर नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। जिसमें रखिएगा उसको पूरी तरीके से अपने रूप में ढाल लेता है आयतन के रूप में। इसीलिए इसकी आकृति अनिश्चित होती है जबकि आयतन निश्चित होता है। तब ऐसे पदार्थ को द्रव अवस्था कहा जाता है, लिक्विड स्टेट कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होगा, तो याद रखिएगा कि पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका मतलब कि वह गैस होगा। आयतन निश्चित होगा, आकृति, आयतन अनिश्चित होगा, आकृति भी अनिश्चित होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जैसे आपका हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनॉन, रेडॉन, इसमें हीलियम, ये सभी के सभी क्या होंगे, गैस होंगे। और गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनश्योर होता है। तो आगे चलते हैं, नोट पॉइंट देखिएगा। पदार्थ की एक चौथी अवस्थाएं होती है और पांचवी अवस्थाएं होती है, लेकिन मूल रूप से हम तीन अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए एक चौथी अवस्था होती है और एक पांचवी अवस्था होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है और इसका खोज विलियम्स क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। खासियत क्या है, तो प्लाज्मा जो हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है, हाईली टेम्परेचर पर, यानी कि आप सोचिएगा कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री पर यदि प्लाज्मा मिल जाए तो एकदम नहीं मिलने वाला है। प्लाज्मा है जो हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है और हाई टेम्परेचर तारा और सूरज में होता है। इसलिए तारा और सूरज में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, इसलिए ये चमकीला होता है। यानी चमकने का मेन रीजन है कि इसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इसीलिए पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है और इसका खोज विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये सूर्य और तारा में पाया जाता है, जिसके कारण से सूर्य और तारे चमकीला दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा सूर्य के किनारे वाले जो भाग होगा, सूर्य के किनारे वाला भाग, इस तरीका से किनारे वाला भाग सूर्य का, उसको कोरोना या किरीट कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। और उसका जो टेम्परेचर होगा वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब कि सूर्य के किनारे वाले भाग या कोरोना को, है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी किनारे वाले भाग का जो टेम्परेचर होगा वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि बीच वाले भाग में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा अवस्था को कंप्लीट करते हैं। अब आगे आते हैं, यही बात है जो नोट पॉइंट में लिखा गया है। प्लाज्मा है जो 20,000 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है और सूर्य के कोरोना या किरीट का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे पदार्थ की पांचवी अवस्था को बीईसी कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बीईसी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। इसीलिए लिखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। याद रखिएगा पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पर किस अवस्था में होगा। कभी कभी सवाल आ जाता है कि पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, तो अलग अलग टेम्परेचर पर किस अवस्था में होंगे। ऐसा सवाल आता है कि बताइए
कि 0 डिग्री पर कैसा अवस्था होगा, 10 डिग्री पर कैसा अवस्था होगा, 20 डिग्री पर कैसा होगा, 100 डिग्री पर कैसा होगा, 250 डिग्री पर कैसा होगा, 2200 डिग्री पर कैसा होगा, 2000 डिग्री पर कैसा होगा। इस तरीके से सवाल आता है। तो सवाल आता है कि बताइए कि जल 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताइए कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। यदि जल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। इस तरीके से सवाल आता है। तो देखिए, यदि आपका समझिएगा, यदि किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम हो तो वह ठोस अवस्था होंगे। यदि किसी पदार्थ का टेम्परेचर ताप 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम हो जाए तब उसको ठोस अवस्था कहा जाता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री से कम कहने का मतलब है सॉलिड स्टेट। जैसे अगर हम बोले कि मान लीजिए जाए कि -10 डिग्री, तो -10 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, पक्का ठोस होगी, क्योंकि वो 0 डिग्री से कम है, माइनस में टेम्परेचर गया। अब माइनस में टेम्परेचर जो और न्यूनतम टेम्परेचर होता है, यानी कि 0 डिग्री से जितना माइनस में जाएंगे तापमान जो है उतना छोटा होता जाएगा, उतना आपका ठंडा होते जाएगा। यानी माइनस में जाएगा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। जैसे -10 डिग्री और -20 डिग्री, दोनों में ठंडा में कौन बड़ा टेम्परेचर, तो -20 डिग्री। यानी कि जितना माइनस में जाएगा वहां उतना ठंडा अनुभूति होगी। इसका मतलब कि 0 डिग्री पर ठोस अवस्था होता ही है और उससे माइनस में जाएंगे तो और ठोस अवस्था में हो जाएगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि 0 डिग्री से कम जैसे ही किसी भी पदार्थ के बारे में पूछा जाए कि बताइए कि -2 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये समझने वाला है। तो क्या बताइएगा, ठोस अवस्था। कारण क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है। उसके बाद हमारा आते हैं कि 0 और 100 डिग्री सेल्सियस, 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो भौतिक अवस्थाएं होगा वो क्या होगा। तो 0 और 100 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर जब भी पूछा जाए तो भौतिक अवस्था लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे अगर पूछा जाए 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होगी वो आपका लिक्विड फॉर्म होगा। अब सवाल सिंपल आपसे कर देगा कि बताइए कोई भी पदार्थ मान जल है, यानी आपका जल है और जल को 10 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, तब उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो द्रव्य अवस्था में ही रहेगी। ये कोई जल है और जल को 0 डिग्री दे रहे हैं, तब उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ठोस होगी। तो इस तरीका से आपको 70 डिग्री दे देगा, अचानक पूछ देगा कि बताइए जल की भौतिक अवस्था 70 डिग्री है, तो बताइए कि उसकी अवस्थाएं क्या होगी। जल का टेम्परेचर 70 डिग्री है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होगी। तब ऐसे स्थिति में आपको बताना होगा कि क्या होगा आंसर, तो आंसर यही होगा आपका द्रव अवस्था, क्योंकि 0 और 100 के बीच किसी प्रकार का टेम्परेचर हो तो द्रव अवस्था होगा। जल की भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप समझिएगा कि 100 डिग्री और 250 डिग्री, 100 डिग्री और 250 डिग्री के बीच यदि टेम्परेचर आ जाए तब जल की जो भौतिक अवस्थाएं होगी वो आपका होगी गैसीय फॉर्म, गैसीय स्टेट में जल की भौतिक अवस्था होगी। जैसे अगर पूछ जाए 110 डिग्री टेम्परेचर पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, आपको पता है कि भौतिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 गो आता है, ठोस, द्रव, गैस, एक चौथा प्लाज्मा। तो आपको ये चारों ऑप्शन माइंड में आना चाहिए। और 4 ऑप्शन में कौन होगा आंसर, तो गैसीय अवस्था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 100 डिग्री और 250 डिग्री के बीच यदि जल का टेम्परेचर दे दिया जाए तब वो किस अवस्था में बदल जाएंगे, तो गैसीय फॉर्म में बदल जाएंगे। तो किसी प्रकार 101 पूछ दिया जाए कि बताइए 101 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, पक्का है कि गैसीय होगी। अब ये पूछ दिया जाए कि बताइए 250 डिग्री से पार पूछ दिया जाए कि 280 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि 250 डिग्री के बाद प्लाज्मा अवस्था होता है। अब प्लाज्मा कंप्लीट रूप से जो मिलता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कितनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं ठोस, द्रव, गैस के गुणों के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरीका से इनका गुण है और ये बढ़ते क्रम में हम लोग सजाने का प्रयास किए। तो पहला जो गुण है वो अणु अंतराण्विक बल है। अणु अंतराण्विक बल मतलब कि 2 कणों के बीच लगने वाले बल को अणु अंतराण्विक बल कहा जाता है। अणु अंतराण्विक स्थान, स्थान मतलब यहाँ पर स्पेस होगा, तो 2 कणों के बीच खाली स्थान को
अणु अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं गति अवस्था में है, मूव कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए इसको उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। जैसे आप समझ रहे हैं कि चलती हुई बस गतिज ऊर्जा है। दूसरी बात है गिरता हुआ झरना गतिज ऊर्जा है। अब स्थिति ऊर्जा मतलब वैसा ऊर्जा जो स्थिर अवस्था में है, जैसे तालाब का पानी, समुद्र का पानी, ये सब स्थिति ऊर्जा में होता है। उसके बाद रुकी हुई बस, रुकी हुई ट्रेन, तो ये हुआ स्थिति ऊर्जा। उसके बाद घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है कि मान लीजिए कि कणों की संख्या के आधार पर आप समझ लीजिए डेंसिटी। ऐसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 कण है और वही 1 मीटर स्क्वायर में 50,000 कण है, तो बताइए दोनों का स्पेस सेम है, लेकिन एक में 50,000 कण है और एक में 1000 कण है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा हुआ? तो आपका 50,000 कण वाला हुआ। इसीलिए जैसे देखते हैं शहर, तो शहर की डेंसिटी ज्यादा होता है गांव की अपेक्षा। वहां क्या है, कम स्थान पर ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि गांव में ज्यादा स्थान पर कम लोग रहते हैं, तो ये हुआ डेंसिटी। उसके बाद ससंजक बल, ये भी एक प्रकार का बल है, एक दूसरे पर जैसे चिपकने वाला बल होता है। जैसे आप देखते होंगे कि चापाकल का जो जल है वो बूंदे बूंदे गिरता है, तो पहला बूंद गिरता है और दूसरा का बूंद जो है ना लगा हुआ रहता है एक दूसरे से सटा हुआ, इसका मतलब संजक बल के कारण से, ससंजक बल के कारण से एक बूंद दूसरे बूंद के पास चिपका हुआ रहता है, तो वो हुआ ससंजक बल। एक हो गया द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीका से हम लोग इस गुण को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अणु अंतराणिक बल, तो सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा? द्रव में। और उसके बाद किस में? ठोस में। यानी सबसे ज्यादा अणु अंतराणिक बल ठोस में और सबसे कम गैस में। अगला अणु अंतराणिक स्थान, तो सबसे कम अणु अंतराणिक स्थान ठोस में और सबसे ज्यादा गैस में। यही कारण है कि वायुमंडल में जितने भी गैस फैले हुए हैं, फिर भी हम लोग गैस के आयतन में मौजूद है। अब कमरा में ढेर सारा गैस है, फिर भी हम लोग कमरा में एंट्री ले लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दो कणों के बीच खूब स्पेस होता है और उस स्पेस में हम लोग एंट्री या प्रवेश ले लेते हैं। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा अणु अंतराणिक स्थान जो होगा वो गैस अवस्था होगा और सबसे कम अणु अंतराणिक स्थान ठोस अवस्था में होगा। क्योंकि अणु अंतराणिक बल सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में होता है, जिसके कारण से एक कण दूसरे कण को इतना जोर से जकड़े हुए रहता है कि उसके बीच का खाली स्थान नहीं हो पाता है, यह नहीं मिल पाता है। उसके बाद आइए गतिज ऊर्जा। तब बताइए ठोस द्रव गैस से कौन सा कण जो गतिज अवस्था में होता है? तो गैस का। और कौन सा कण जो गतिज अवस्था में नहीं होता है? तो ठोस का। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा गतिज अवस्था होगा गैस का और सबसे कम गतिज अवस्था होगा ठोस का। उसके बाद द्रव सबका बीच वाला भाग है। उसके बाद हम लोग लेंगे कौन? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा कि किसका कण है जो स्थिर अवस्था में सबसे ज्यादा रहता है? तो सबसे ज्यादा स्थिर अवस्था में ठोस का रहता है और सबसे कम स्थिर अवस्था में है जो गैस का रहता है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस अवस्था का होगा और सबसे कम गैस अवस्था का होगा। घनत्व, तो घनत्व भी सबसे ज्यादा ठोस अवस्था का होगा और सबसे कम गैस अवस्था का होगा। फिर से बताते हैं डेंसिटी, यानी एक कण दूसरे कण को पकड़ने के कारण से क्या होता है कि कम स्पेस में ढेर सारा कण आ जाता है। इसीलिए ठोस अवस्था का जो डेंसिटी है वो गैस अवस्था की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अणु या कण बहुत नजदीक नजदीक पास पास होते हैं, जबकि गैस का जो कण है वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। यानी जब आप तुलना कीजिएगा तो दोनों कणों के बीच की दूरी ज्यादा ज्यादा मिलेगा, इसीलिए स्पेस भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए घनत्व जो है ठोस का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम घनत्व गैसीय अवस्था का होगा। ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस का होगा, क्योंकि अणु अंतराणिक बल सबसे ज्यादा ठोस का है, ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस का होगा और सबसे कम गैस का होगा। द्रव्यनांक क्वथनांक, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका द्रव्यनांक क्वथनांक भी ज्यादा होगा, दिमाग में हटा लीजिए। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस का होगा और सबसे कम जो होगा वो गैस का होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। मेन चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। उसको पढ़ाने से पहले हमने आपको सबके बारे में डिटेल्स बता दिया। मेन नाम है चैप्टर का ठोस अवस्था और इसी के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है।
एक क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। पहला को क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस कहते हैं और दूसरा को अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस कहा जाता है। अंग्रेजी में बेरवादार ठोस को अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और जबकि क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या होता है? तो याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय या रवादार ठोस क्या होता है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण और अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन तीनों में से कोई एक आ सकता है। जब भी किसी पदार्थ की संरचना बनती है तो उसको बनाने के लिए अवयवी कण ही उत्तरदायी होते हैं। तो उसमें अवयवी कण कौन से रूप में आएगा, अणु के रूप में, आयन के रूप में या परमाणु के रूप में, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें से एक ना एक रूप में आ जाता है। इसका मतलब याद रखिएगा कि अणु या परमाणु या आयन के रूप में आ जाएगा। तो बोलेंगे कि ठोस अवस्था का दो प्रकार होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन होगा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों के द्वारा एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, तब ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यानी कि अवयवी कणों के द्वारा एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, तब उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यानी इसके द्वारा क्या करेंगे कि निश्चित संरचना प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, जितने भी हलवाई दुकानदार होते हैं वो मिठाई को ट्रे में निश्चित क्रम में सजाता है अवयवी कणों के द्वारा, और अवयवी कण के रूप में कुछ भी ले सकता है। तो सजाता है तो ढेर सारा मिठाई सजता है। अब देखते हैं सजाने के क्रम में सजाता है तो पहाड़ टाइप सजा देता है, पर्वत टाइप के सजा देता है, उसकी आकृति पिरामिड सजा देता है, त्रिभुजाकार सजा देता है। तो कारण क्या है? तो कारण यही है कि अवयवी कणों के द्वारा निश्चित संरचना प्राप्त करवाता है। तो क्रिस्टल के रूप में, या रसोई घर में गिलास को भी सजाते हैं तो क्रिस्टल के रूप में सजाते हैं, क्योंकि अवयवी कणों के द्वारा निश्चित और ज्यामितीय संरचना बना देते हैं। इसीलिए है ना, इसको दीर्घ परास में सजा सकते हैं। इसीलिए इसका जो परास होगा दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब इसको लॉन्ग फॉर्म में सजा सकते हैं। ये हुआ क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, मिश्री, कपूर, ये सब के सब जो भी होगा, नमक, हरा नमक NaCl, उसका चीनी, तो चीनी में होगा C12H22O11, ये जितना उदाहरण है सब क्रिस्टलीय ठोस का है और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। तो वो उदाहरण हमने लेने का प्रयास किया है। सजता कैसे है आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, सजाने का जो तरीका होगा इस तरीका से, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ऐसे सजाते हैं इस तरीका से, और ये जो होगा वो दीर्घ परास का होगा इस तरीका से, इस तरीका से। इधर भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इसीलिए होता है दीर्घ परास। यानी कि आपका लॉन्ग रेंज में आप इसको सजा सकते हैं, खूब सजा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इसको भी आगे। इसीलिए पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घ परास में सजाया जाता है। तो इस तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। और अक्रिस्टलीय ठोस को सिंपल आप जैसे मन उसे सजा दीजिए, ऐसे, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से। कोई इसमें दीर्घ परास में आप इसको नहीं सजा सकते हैं, इसीलिए लघु परास होता है। कौन? तो अक्रिस्टलीय ठोस। ये हो गया क्रिस्टल ठोस, वो हो गया संरचना अक्रिस्टल ठोस। तो दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी ग्रुप के लिए यदि आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपका PDF नोट्स भी अवेलेबल होगा। और किसी प्रकार ग्रुप में यदि आप आना चाहते हैं तो वहां अवेलेबल है, देख सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और आपका एक लाइक और एक कमेंट और देखने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको कहते हैं बेरवादार ठोस या फिर अमॉर्फस सॉलिड। तो हम बताए थे कि अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना कि अवयवी कणों के द्वारा, अवयवी कण के रूप में क्या लेंगे? तो अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन लेंगे। हम बताए थे कि अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन ही आता है।
चाहे वह क्रिस्टल ठोस हो या फिर अक्रिस्टलीय ठोस हो। तो अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन इस प्रकार दिया जा सकता है, अक्रिस्टलीय ठोस को निर्माण करने के लिए उसमें उपस्थित अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय संरचना प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे में प्राप्त ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। फिर से समझिएगा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों के द्वारा, आप छोटी क्वेश्चन अणु, परमाणु या आयन लिख सकते हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों के द्वारा एक निश्चित और ज्यामितीय संरचना प्राप्त नहीं होती है, तब ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे कांच, तो कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब के सब अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच, प्लास्टिक, रबर, रोजिन, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस की यही पहचान है कि उसके द्वारा एक नियमित ज्यामितीय और निश्चित संरचना प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब है कि सजाने का जो क्रम होगा वो दीर्घ नहीं होगा, लघु होगा। जब भी हम इसको सजाएंगे तो इसको लॉन्ग रेंज में नहीं सजा सकते हैं, इसको मिनिमम रेंज में, एक न्यूनतम से न्यूनतम जगह में इसको हम सजा सकते हैं, यानी शॉर्ट रेंज में सजा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए एनसीईआरटी में जो अगला क्वेश्चन जो आता है ना, कि आपका निम्नलिखित में पहचाने कि कौन अक्रिस्टल है, कौन क्रिस्टल है, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन क्रिस्टल ठोस है और कौन अक्रिस्टल ठोस है। तो हम क्वेश्चन ना लिख करके डायरेक्ट इसको हम वर्गों में बांट करके लिख दिए हैं कि कौन क्रिस्टल ठोस होगा और कौन अक्रिस्टल ठोस होगा। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित को पहचाने कौन रवादार ठोस है और कौन बेरवादार ठोस है। रवादार को क्रिस्टल ठोस कहा जाता है, जबकि बेरवादार ठोस को अक्रिस्टल ठोस कहा जाता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में नमक NaCl, चीनी C12H22O11, कपूर, मिश्री, ग्रेफाइट, हीरा, जिंक सल्फाइड, आपका हो गया Au यानी सोना, कॉपर, ये सब के सब जो क्या होगा वो आपका क्रिस्टल ठोस होगा। इसके बाद कपूर, जिंक सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद आपका नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब के सब क्या हो गया क्रिस्टल ठोस। अब क्वार्टज भी क्रिस्टल ठोस ही होगा, इसमें लिखे नहीं, लिखिए याद कर लीजिएगा, इसके साथ क्वार्टज ही क्रिस्टल ठोस होगा, जबकि कांच अक्रिस्टल ठोस होगा। तो याद रखिएगा नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, मिश्री, कपूर, लोहा, सोना, कॉपर, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सोडा कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा कहते हैं, इसीलिए ये क्रिस्टल ठोस है। उसके बाद आते हैं अक्रिस्टल ठोस, कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, पॉलीयूरेथीन, उसके बाद है टेफ्लॉन, उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा कांच, सिलिकॉन। टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार के बहुलक होता है इसमें, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर ये है, एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट के रूप में दिया गया था, हम आपको लिख दिए हैं। तो आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड का जो सवाल आता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को लिखे। तो एनसीईआरटी में अंतर दिया गया है, उसी को हम अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किए हैं। और ढंग से समझिएगा, किसी भी पॉइंट को या किसी भी दो टॉपिक को अंतर स्पष्ट करने के लिए गुण को जानना बहुत ही जरूरी है। तो गुण के हिसाब से ही अंतर स्पष्ट किया जाता है। यदि आप गुण याद रखते हैं तो आसानी से आप उस गुण के माध्यम से दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गुण में हो गया एक आकार, एक हो गया गलनांक, एक हो गया विदलन, एक गलन उष्मा, दशिकता, प्राकृतिक, अवयवी कणों की व्यवस्था, ये आपका 7 प्रकार का ये गुण है। तो याद रख, आकार मतलब इसकी बनावट, संरचना कैसी होगी। तो याद रखिएगा कि जिस ठोस के अवयवी कणों के द्वारा, जिस ठोस के अवयवी कणों के द्वारा चाहे अणु, परमाणु या आयन हो, निश्चित और नियमित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, तब उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ये आकार में हो गया। अक्रिस्टल ठोस में जिसके अवयवी कणों के द्वारा इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त ना हो, इसकी सजावट निश्चित ना हो, तब उसे अक्रिस्टल ठोस कहा जाता है।
तो पहला डिफिनेशन के हिसाब से अंतर लिखिए आकार में कि कैसी आकृति प्राप्त होती है। जो दूसरा है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका टेम्परेचर गलनांक क्या होगा। तो गलनांक क्या है कि क्रिस्टल ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे आप उसको ताप दीजिएगा तो एक निश्चित पॉइंट पर आकर रुक जाएगा टेम्परेचर, और वही उसका एक न्यूनतम गलनांक का एक टेम्परेचर होगा, और उस टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे ठोस से द्रव अवस्था में पिघलने का प्रयास करेगा। लेकिन अक्रिस्टल ठोस में कहता है इसका गलनांक निश्चित ना होकर के एक त्रास में होता है, एक रेंज में होता है। त्रास कहने का मतलब बाबू लोग क्या होगा समझिएगा। त्रास कहने का मतलब क्या होता है कि आप देखो प्लास्टिक को आप उसको जलाइए, जलाइए थोड़ा पिघलेगा, सटेगा, फिर सटेगा और लास्ट में जलेगा, जब तक वो एक निश्चित रेंज प्राप्त ना कर ले तो वो अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस में कांच आता है, उसके बाद कांच को भी आप देखिए कांच डायरेक्ट जलेगा नहीं, पर धीरे धीरे सिकुड़ेगा, पिघलेगा, तब फिर जा करके एक रेंज में एक अपना पॉइंट गलनांक पॉइंट प्राप्त करेगा, मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करेगा। अब डायरेक्ट प्लास्टिक को आप जला नहीं सकते, धीरे धीरे आपको दूसरी भाषा बोलते हैं धीरे धीरे सिकुड़ना, तो सिकुड़ते जाएगा लास्ट में प्लास्टिक जलना चालू हो जाएगा। इसीलिए अक्रिस्टल ठोस में याद रखिएगा कि गलनांक निश्चित नहीं होकर एक त्रास में होता है, जबकि क्रिस्टल ठोस में जो गलनांक होगा वो निश्चित होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आते विदलन। विदलन एक प्रकार के गुण है। विदलन का जो गुण है वो आपको क्रिस्टल ठोस में पाया जाता है, जबकि विदलन का गुण अक्रिस्टल ठोस में नहीं पाया जाता। क्या होता है गुण? तो किसी भी नुकीलेदार वस्तु से या चाकू के द्वारा अगर हम ठोस को, क्रिस्टल ठोस को काटने का प्रयास करते हैं और काटने के बाद प्राप्त दो सतह चिकनी प्राप्त होती है, यानी कि जो सतह प्राप्त होगा वो यदि चिकनी प्राप्त हो जाएगा तो समझिए क्रिस्टल ठोस है, जबकि अक्रिस्टल ठोस को काटने के बाद किसी वस्तु या चाकू के द्वारा प्राप्त सतह खुरदुरी प्राप्त होती है, यानी चिकना नहीं रहता है, तब उसे अक्रिस्टल ठोस माना जाता है। तो क्रिस्टल ठोस में जो सतह होगी वो चिकनी होगी, जबकि अक्रिस्टल ठोस में जो सतह होगी वो खुरदुरी होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं गलन उष्मा। तो गलन उष्मा, क्रिस्टल ठोस में जो गलन उष्मा होता है वो विभिन्न भागों में, यानी कि आपका विभिन्न भागों में क्या होगा, क्रिस्टल ठोस में गलन उष्मा सभी भागों की एक समान होती है, यानी कि आपका याद रखिएगा गलन उष्मा जो होगा क्रिस्टल ठोस में सभी भागों की एक समान होती है, जबकि अक्रिस्टल ठोस में जो गलन उष्मा होगा विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है, जबकि क्रिस्टल ठोस में गलन उष्मा विभिन्न भागों में एक समान होती है, यानी कि अलग अलग भाग में एक समान होगा, इसमें अलग अलग भागों में असमान होगा। तो सिंपल लिखा हुआ इसका लैंग्वेज में कि क्रिस्टल ठोस में गलन उष्मा सभी भागों की एक समान होती है, और इसमें अक्रिस्टल ठोस में गलन उष्मा विभिन्न भागों की भिन्न भिन्न होती है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद आइए दैशिकता। दैशिकता भी एक प्रकार के गुण है। दैशिकता भी एक प्रकार के गुण है। क्या होता है समझिएगा कि दैशिकता की क्रिस्टल ठोस विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टल ठोस समदैशिक होते हैं। विषम दैशिक मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित वह भौतिक गुण, किसी भी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित वह भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चलकता, कठोरता विभिन्न भागों की भिन्न भिन्न होती है, तब उसे विषम दैशिक कहा था। विषम दैशिक मतलब अलग अलग होना, यानी अलग अलग भागों की जो गुण होगा वो अलग अलग होगा, तो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम दैशिक कहेंगे। तो सवाल भी आता है कि विषम दैशिक क्या होता है, इसको अपनी भाषा में समझाएंगे। तो यानी कि किसी भी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित वह भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, चलकता विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है, तब उसे विषम दैशिक कहा जाता है। और समदैशिक क्या होता है कि अक्रिस्टल ठोस में उपस्थित वैसा भौतिक गुण जैसे आपका हो जाएगा अपवर्तनांक, चलकता, कठोरता जो होगी वो विभिन्न भागों में एक समान होती है, तब उसे समदैशिक कहते हैं। यानी सभी दिशाओं में एक समान होगा। समदैशिक सभी दिशाओं में जो गुण होगा अपवर्तनांक का, चलकता का, कठोरता का, सभी दिशाओं में एक समान होगा,
तब समदैशिक। अब विषमदैशिक है कि विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगा, सभी दिशाओं में अलग अलग होगा। और वो क्या अलग अलग होगा? तो अपवर्तनांक, कठोरता, चलकता, तब उसको विषमदैशिक कहते हैं। तो सवाल सीधे आता है, बताए कौन सा ठोस समदैशिक होगा और कौन सा ठोस विषमदैशिक होगा? तो विषमदैशिक क्रिस्टल ठोस होते हैं, जबकि समदैशिक आपका अक्रिस्टल ठोस होते हैं। अंग्रेजी बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस, और उसको बोलेंगे अमरफस सॉलिड, बेरवादार ठोस या अक्रिस्टल ठोस। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है प्राकृतिक, नेचर क्या है इसका? तो यह वास्तविक ठोस होता है, रियलिटी में ठोस होता है, यह वास्तविक ठोस होता है। और जबकि वो जो होता है अक्रिस्टल, वो आभासी ठोस होता है। इसीलिए हम लोग अक्रिस्टल ठोस को अतिस्थितिज ठोस भी कहा जाता है, यानी अक्रिस्टल ठोस को अतिस्थितिज ठोस भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल ठोस वास्तविक ठोस होता है और जबकि अक्रिस्टल ठोस आभासी ठोस होता है। लास्ट गुण है आपका कणों की सजावट। तो कणों की सजावट में क्या होता है कि क्रिस्टल ठोस को जब कण से सजाएंगे अभी कणों के द्वारा, तो दीर्घ परास में सजाएंगे, और जबकि अक्रिस्टल ठोस को कणों के द्वारा यदि सजाएंगे तो वो लघु परास में सजाएंगे। तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल ठोस दीर्घ परास के होते हैं, जबकि अक्रिस्टल ठोस लघु परास के होते हैं। तो ये गुण आता सीधे सीधे एग्जाम में, और एनसीईआरटी से हमने इसको कवर किया, बेहतर टॉपिक है, याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत इसके बाद एनसीईआरटी में सवाल बनता है, 3 तरह के सवाल बनता है। ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? आकाश को अतिस्थितिज द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए ठोस कठोर क्यों होता समझिएगा। कोई भी ठोस के जो कण जो है वो स्वतंत्र अवस्था में गति नहीं कर सकता है। कारण क्या है? उसमें दो अणुओं के बीच या दो कणों के बीच मजबूत रूप से अणु अंतराण्विक आकर्षण बल लगे हुए रहता है, जिसके कारण से कोई भी कण अपने माध्य स्थिति से चारों तरफ दोलन कर सकता है, हिल डोल कर सकता है, लेकिन गति में नहीं हो सकता। अपने माध्य स्थिति से, अपने जगह से चारों तरफ दोलन कर सकता है, लेकिन गति नहीं कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ठोस अवस्था में लगने वाले अणु अंतराण्विक बल इतना ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि ऐसे कणों को स्वतंत्र रूप से गति करने नहीं देता है। इतना मजबूत होता है कि इनके कणों को गति नहीं करने देता है, जिसके कारण से ये अपने माध्य स्थिति से चारों तरफ दोलन करते हैं, जिसके कारण से ये सघन और कठोर होते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो ठोस होते हैं उसका जो आकृति होता है वो निश्चित होता है। वही लिखे हैं शब्दों में कि ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों दोलन कर सकते हैं, और इस कारण ठोस सघन व्यवस्था और कठोर संरचना रखते हैं। अब यही कारण लिखिएगा आगे, यही कारण है कि ठोस कठोर होता है। आगे ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो सिंपल सवाल है कि ठोसों के अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति में प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं कि बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण से दो कणों के बीच खाली स्थान नहीं मिल पाता है। इसीलिए कणों के बीच में दूरी को बढ़ाएं या घटाएं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आपके ठोस अवस्था में दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ाइए या घटाइए। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ना आप घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। जब दो कणों के बीच की डिस्टेंस को ना आप बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, अपरिवर्तित होता है, क्योंकि दोनों कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसलिए दो कणों के बीच की दूरी को आप अपरिवर्तित रखते हैं। इसका मतलब ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। और जब इसके कणों के बीच का डिस्टेंस ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो यही कारण है कि इसके आयतन में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। मतलब क्या होता है? यदि इसको हम दाब देंगे तो इसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तब ऐसे गुण को असंपीड्य कहा जाता है। तो वही इसको लिखे हैं कि ठोसों में अवयवी कण अपने माध्य स्थिति से प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, और अणुओं के बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहता है, जिसके कारण से ये असंपीड्य होते हैं। और यही कारण है कि ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। अगला सवाल, कांच को अतिस्थितिज द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा
कि कांच को अतिस्थितिज द्रव इसलिए कहा जाता है कि देखिए पुराने बिल्डिंग में आप देखे होंगे कांच जो है ऊपर का जो परत है वो पतली हो जाती है और नीचे वाला परत मोटी हो जाती है। कारण क्या है ना कि कांच के कण अनवरत गतिशील करना चालू कर देते हैं। कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण से कांच में उपस्थित अवयवी कण धीरे धीरे नीचे की ओर गति करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है और नीचे का हिस्सा है धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है। इसीलिए इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, तो कांच में बहाव का गुण पाया जाता है, इसीलिए है ना कांच को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है। यही लिखे हैं आंसर, इस तक क्वेश्चन है, आंसर वहां है। कांच को अतिस्थितिज द्रव इसलिए कहते हैं कि ऐसा कहते हैं, छूट गया कर लीजिएगा, कहते हैं कि इसमें उपस्थित अवयवी कण गुरुत्व बल के कारण से कांच के ऊपर का हिस्सा पतला और नीचे का हिस्सा मोटा होते चला जाता है और इसमें बहाव और उच्च विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यहां कर लीजिए, कहते हैं कि इसमें उपस्थित अवयवी कण गुरुत्व बल के कारण से उसके कण को नीचे की ओर आपको खींचना चालू कर देता है। तो यही है आपका। उसके बाद आप पढ़िएगा विषमदैशिकता गुण असमदैशिकता, हम आपको पहले ही समझा दिए थे, वो लिख दिए हैं। विषमदैशिकता गुण क्या होता है, तो घानीय क्रिस्टल को छोड़कर जितने भी क्रिस्टल है और उसमें उपस्थित गुण जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, चालकता का गुण अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, तब उसे विषमदैशिक कहते हैं। और समदैशिक मतलब विभिन्न दिशाओं में एक समान गुण होगा, किसका, अपवर्तनांक, कठोरता और चालकता का। इस पीछे हम इसको डिटेल्स बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ में आ रहा होगा। आप जरूर इसको मेहनत से पढ़िए और वीडियो बार बार देखिए, आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छा मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उठा लीजिएगा। तो मेरा मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। अच्छा लगे तो शेयर करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम अपने हिसाब से आपको मदद कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।